चलो भाई देखो, अच्छा तुम्हें याद है पिछली क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे उसे करिस्पॉन्डिंग में बात करते हैं, ठीक है। जैसे पिछली क्लास में हम लोग देखे थे कि अगर यहाँ पर या कोई चार्ज हम रख दें, यहाँ कोई चार्ज रख दें +4q वगैरह कुछ भी, तो हम तीसरे चार्ज को ला के उसका इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश कर रहे थे कि कब इक्विलिब्रियम मिलेगा, कितनी देर में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्या नेचर का रखे, पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो और कितना मैग्नीट्यूड वो पता लगा रहे थे। तो हम तुमको ये बताए थे कि देखो हम लोग बार बार ना अलोंग एक्स ट्राई कर रहे हैं, अलोंग वाई एक बार भी ट्राई नहीं किए, तो तुम इस बात पे फोकस करोगे क्यों नहीं किए। जैसे अगर हम तुमसे ये बोले कि भाई देखो +q चार्ज है, ठीक है, +q चार्ज, तो अगर +q चार्ज रखो या -q चार्ज रखो, इसको +q रखो चाहे -q रखो, इसको +4q रखो या -4q रखो, इस पर ना कभी भी फोर्स 0 नहीं हो सकता है। इसकी वजह से मान लेते हैं कोई एक एक हम कॉन्फ़िगरेशन लेके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये पॉजिटिव मानो, तो भाई इन दोनों के बीच में आपस में क्या होगा, रिपल्सन। अगर हम इसको पॉजिटिव माने तो इनके बीच में भी आपस में क्या होगा, रिपल्सन। और इन दोनों फोर्स की वजह से जो रिजल्टेंट होगा वो इधर कहीं या इधर कहीं आएगा, ऐसे कुछ भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है। तो देखो फोर्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऊपर तरफ लग रहा है कि नहीं, तो लगातार ऊपर ही चलता चला जाएगा, तो भाई F नेट 0 नहीं हो पाएगा। से मान लो अगर हम इसको पॉजिटिव रखें तो इधर ही रहेगा, अगर हम इसको नेगेटिव ले लेते तो ये अट्रैक्शन का हो जाएगा कि नहीं, तो भी दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं आता तो ये इधर चलने लगता। अगर हम इसको नेगेटिव लेते तो ये इधर, इसको भी अगर नेगेटिव लेते तो ये भी इधर, तो रिजल्टेंट इधर कहीं या इधर कहीं या इधर कहीं आ जाता, मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा होगा, तो फिर भी बैलेंस नहीं हो पाएगा। इसीलिए ना अलोंग वाई वो कभी बैलेंस हो नहीं सकता था, इसलिए कभी हम अलोंग वाई सोचे भी नहीं, ठीक है। तो अलोंग वाई एक्सिस तो वो कभी बैलेंस हो ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है, उसको हम लोग फोकस करते हैं एक बार, ठीक है। देखना सुनना सब। जैसे मान लो देखो क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही भाई, बिल्कुल ये ख्याल भी रखेंगे अच्छे से हम लोग, इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहे हैं, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ चार्ज स्मॉल q of mass small m if it is slightly disturbed from its mean position। देखो समझते हैं क्या बोल रहे हैं भाई, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ चार्ज Q, चार्ज Q दिया हुआ है, मास स्मॉल m दे दिया गया है, बहुत छोटा सा थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, स्लाइटली डिस्टर्ब कर रहा है उसको, स्लाइटली, ठीक है, स्लाइटली डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। देखो सुनो, फिगर हम बना रहे हैं भाई, इसमें 2-3 पार्ट करेंगे, तो पहला पार्ट देखते हैं ना। पहला पार्ट भाई क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे +q चार्ज है, यहां भी +q चार्ज है, ठीक है, दोनों साइड +q और क्या किया जा रहा है, और किया ये जा रहा है कि यहां बीच में हम लोग +q ही चार्ज रख दिए, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है a और ये डिस्टेंस है a। अब उनको तरीका बताते हैं, पहले देखो सुनो, तरीका क्या है भाई, सोचने का तरीका ये होना चाहिए हम लोग का कि हम इसको ना 2 एक्सिस के अलोंग मूव करा सकते हैं, या तो एक्सियल के अलोंग, एक्सियल मतलब उसी एक्सिस के अलोंग, या तो इक्वेटोरियल मतलब ऐसे परपेंडिकुलर। जैसे ये तुमको बना नहीं रहेगा, हम तुमको समझा रहे हैं बात, ठीक है, कि या तो हम लोग क्यू को इधर उधर घुसका सकते हैं, इधर आगे पीछे से, या तो हम लोग इसको ऐसे ऊपर नीचे खिसका सकते हैं, ठीक है। तुमको ये चेक करना पड़ेगा भाई, क्या पूछ रहे हैं, टाइम पीरियड पूछ रहे हैं, टाइम पीरियड पूछ रहे हैं, इसका मतलब कि ये एसएचएम कर रहा होगा, तो ये एसएचएम करना चाहिए, उस एक्सिस के अलोंग हमको इसको मूव कराना है, और मूव कराने के बाद कितना मूव कराएंगे, स्लाइटली, बहुत थोड़ा सा मूव कराएंगे, और तब हम लोग क्या पता लगाना है, टाइम पीरियड, ठीक है। अब देखो, अगर तुम्हें 11th की चीजें याद है तब तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तुमको हल्का फुल्का रिवाइज कराते हैं। देखो करने का तरीका क्या होता है, इसमें करने का तरीका ये होता है ना, देखो ये तरीका है, ये यहाँ का नहीं है, ये एसएचएम का है, एसएचएम वाली बात हम बता रहे हैं अब यहाँ पर, देखना सुनना सब। एसएचएम के केस में हम लोग क्या करते थे ना, कि पहले एफ नेट फाइंड करते थे, पहला काम
दूसरा काम एफ नेट जो है उसको हम लोग लिख लेते थे किसके इक्वल, एम ए के इक्वल, फिर सॉल्व करके किसी जुगाड़ से ए इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स तक लाते थे। इस तरह से कंपेयर करके लेके आते थे और जब ये यहां तक मिल जाता था तो देखो जैसे हम ए लिखेंगे ना, जब हम लोग का जो क्वेश्चन, जैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को एक्सप्रेशन ए तो मिलेगा, कुछ मिलेगा, यहां माइनस रहेगा और फिर एक्स लिखा होगा, तो जो ये कुछ आएगा ना वही कुछ किसके इक्वल कर देंगे, इस ओमेगा के। और ये जो ओमेगा है ना वो ओमेगा 2 पाई अपॉन टी है। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो हम लोग को ऐसे करना है इसको, ठीक है। तो अब देखो जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अगर पहली बार कर रहे हैं, इसको कभी नहीं किए हैं तो बहुत टफ होगा, ठीक है। तो फिर कोई बात नहीं, इसको तुम एक बार वीडियो रोक के ट्राई कर लो, फिर हम समझाते हैं कि कैसे करना है इसको, ठीक है। तो ऐसा करो 5 मिनट के लिए वीडियो रोको और ट्राई करो क्वेश्चन। कर लिए हैं क्या ट्राई? देखो सुनना ध्यान से, अब चलो दिमाग लगाते हैं भाई। अब ये पोर्शन नोट कर लेना अच्छे से, हम इस पोर्शन को हटा रहे हैं। देखो क्योंकि जगह कम है ना, तुम लोगों को कम से कम जगह में सब कुछ काम करना है भाई। देखो सुनो, कोशिश करते हैं एक बार। देखो अब अगर मान लो, पहले एक बार y एक्सिस अलोंग सोचते हैं, अगर हम इस q को यहां से उठा के हल्का सा डिस्प्लेस कर दें और यहां रख दें, तो बताओ इसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा? इधर। इस वाले की वजह से फोर्स किधर लगेगा? इधर। तो ये F1 F2 ऐसे ऐसे लगेंगे, तो जो नेट फोर्स आएगा वो इधर कहीं लगने लगेगा कि नहीं? तब तो ये Q और दूर चलता चला जाएगा, तो वापस वहीं कभी नहीं आएगा। SHM के लिए भाई वापस उसको वहीं तो आना पड़ेगा। कैसे? देखो हम तुमको समझाते हैं। जैसे अगर मान लो तुमसे हम बात करें, जैसे 3 तरह का देखो इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। ये तो वैसे बेसिक बातें हैं, तुम्हें 11th में सिखाया गया होगा। अगर सिखाया गया है याद नहीं है तो फिर देख लो अच्छे से एक बार। देखो भाई अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो 3 तरह का इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। उन 3 तरह के इक्विलिब्रियम को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो कितने तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, कौन कौन सा? एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये 3 तरीके के होते हैं भाई। चलो अगर हम तुमसे बोले कि भाई देखना ध्यान से, ये ऐसे है, ये ऐसे दिमाग मतलब ऐसे ही मजाक मजाक में तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो पहला तरीका है भाई, एक तो हो अनस्टेबल, ये है कौन सा? ये है अनस्टेबल। अनस्टेबल ये क्या है? ये है स्टेबल। ये एक क्या है? ये है न्यूट्रल, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इन सबों की। देखो एकदम क्लियर तुमको दिखना चाहिए भाई। देखो जैसे ना कि अगर देखो बिना डिस्टर्ब के तुमको पता ही चल सकता है, क्योंकि देखो ये अपने मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन का मतलब ना कि जो बॉडी है ना वो इक्विलिब्रियम में। देखो सुनो ध्यान से, जैसे हम क्यू चार्ज यहाँ रखे भाई, ये बताओ ये प्लस क्यू है तो इस क्यू पर इस पे फोर्स उधर लग रहा होगा, इधर की तरफ रिपल्सन वाला, इसकी वजह से इस पे फोर्स उधर लग रहा होगा, वो भी रिपल्सन वाला। अब भाई डिस्टेंस सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो पक्के तौर पे फोर्स कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? बोले बिल्कुल फोर्स कैंसिल हो जाएगा। तो भाई यहाँ जब ये फोर्स कैंसिल हो जाएगा तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहा कि नहीं रहा? देखो जैसे अगर हम चार्ज को यहाँ रख दें, देखो यहाँ पे और यहाँ पे, तुम देखो अगर इसके साथ हम कुछ नहीं किए ना तो ये यहाँ पे ऐसे बना रहेगा, ठीक है। ये यहाँ ऐसे ही बना रहेगा अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो। लेकिन तुमको ये पता लगाना पड़ेगा, ये पता लगाने के लिए कि कौन सा इक्विलिब्रियम में है, हमको हल्का सा डिस्टर्ब करना पड़ता है। जैसे अगर हम इसको हल्का सा डिस्टर्ब करें तो ये कहीं और चला जाएगा कि नहीं? तुरंत गिर जाएगा। ये इधर जो गेट टाइप की चीजें यहाँ रखे हैं वो तुरंत किसी एक साइड गिर जाएगा, तो इसका मतलब कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर हम इसको हल्का सा डिस्टर्ब कर दे किसी भी एक साइड, तो ये घूम फिर के ऐसे 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 वापस नहीं आ जाएगा कि नहीं? और इसको हम हल्का सा डिस्टर्ब कर दें तो ये कहीं और जाके रुक जाएगा। तो न्यूट्रल का मतलब कि तुम जहां छोड़ दोगे वहीं इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अनस्टेबल का मतलब तुम अगर हल्का भी डिस्टर्ब करो तो फिर कभी नहीं आएगा इक्विलिब्रियम में। स्टेबल का मतलब होता है कि तुम हल्का सा डिस्टर्ब करो, वापस ऐसे घूमते 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 वो वहीं आ जाएगा। और इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोल देते हैं? एसएचएम। तो क्या ख्याल रखना है कि भाई एसएचएम केवल स्टेबल इक्विलिब्रियम में पॉसिबल है। सोचो हम इसको हल्का सा डिस्टर्ब किए तो इस पे फोर्स ऐसे लगा तो इस पे इधर की फोर्स लग जाएगा, चलता चला जाएगा। ऐसे अगर तुम इसको नीचे की तरफ लेके आए होते इस क्यू को, तो भी देखो इसकी वजह से क्या होगा? रिपल्सन। और इस वाले की वजह से भी क्या होगा? रिपल्सन। तो जो फोर्स होगा वो नीचे लगने लगेगा कि नहीं? और वो नीचे चलता चला जाएगा, तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि अगर हम वाई एक्सिस में कहीं पे भी डिस्टर्ब कर दे, चाहे प्लस वाई एक्सिस में चाहे नेगेटिव वाई एक्सिस में, वो कभी भी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करेगा, ठीक है।
इसका मतलब ये सब नोट कर लो अच्छे से भाई। इसका मतलब कि अब हम लोगों के पास क्या पोजीशन बचा है, क्या एक्सेस बचा, तो हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सेस बचा है। अच्छा, किसी के दिमाग में ऐसा आ सकता है कि सर जेड एक्सेस के अकॉर्डिंग क्यों नहीं सोच रहे हैं? जेड एक्सेस के अकॉर्डिंग में तो वही बात आएगी ना, क्योंकि अगर हम मान लो ऐसे, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं फिगर को भाई, अगर हम यहाँ प्लस क्यू चार्ज लिए, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज लिए, और यहाँ मान लो हम लोग क्यू चार्ज ले लिए, तो तुम सोचो अगर हम इसको ऐसे जेड में रखते हैं तो भी फोर्स ऐसे और ऐसे लगता कि नहीं, और तब ये नेट फोर्स ऊपर तरफ लगने लगता, तो भी ये निकल जाता, तो भी हम लोग के हाथ में नहीं आता। हाथ में आता मतलब कि रुकता नहीं, तो भी ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बनता है। ठीक है, चलो अब एक बार ना अलोंग एक्सिस को हम लोग डिस्टर्ब करके देखते हैं। देखो तो भाई, ये प्लस क्यू चार्ज और ये रहा हमारा छोटा सा क्यू। ठीक, अच्छा हम लोग को बहुत स्लाइटली डिस्टर्ब करना है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। ठीक है, ये हम तुमको लास्ट में बताएंगे कि इसका यूज कैसे करना है। देखो ये है स्मॉल ए, ये वैल्यू भी स्मॉल ए है। अब क्या कर रहे हैं ना कि हम इस क्यू को किसी एक साइड लेके चल रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, कुछ नहीं बोला गया तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है। इसको यहां से हटाएं और यहां कहीं ले आए। ठीक है, ये यहाँ पे क्यू हो गया। ये डिस्टेंस मान लो कितना चला दिया हम लोग, एक्स। ध्यान से सुनना। अब देखो भाई, इधर चलाए हैं तो इस तरफ हम लोग क्या मान लेते हैं, इस तरफ हम लोग मान लेते हैं कि भाई इस तरफ एक्स जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव का, और ये वाला डायरेक्शन हम लोग क्या मान लेते हैं, नेगेटिव का। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन हम लोग को यूज में आएगा। चलो ठीक है, अब दिमाग लगाते हैं भाई, इसको ना इधर कहीं लिख लेते हैं कि अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में गए तो नेगेटिव। वैसे उल्टा भी मान सकते हैं तो भी सेम ही आंसर आने वाला है। ठीक है, चलो अच्छा ये बताओ भाई, इसकी वजह से तो देखना भाई, इस प्लस क्यू की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस साइड लगेगा। अच्छा, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस साइड लगेगा कि नहीं? देखो भाई, फोर्स का फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो देखो ऊपर वाली टर्म दोनों के लिए सेम आएगी। देखो इस कॉन्फ़िगरेशन K Q Q, इस कॉन्फ़िगरेशन में भी K Q Q। जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसका फोर्स कम हो जाएगा, तो इसका डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम, इसका डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा होगा। तो अगर हम एफ नेट लिखें तो भाई हम एफ नेट तो ज्यादा में से कम घटाएंगे। तो अगर हम इसको मान रहे हैं भाई लेट से F1 वेक्टर, इसको मान रहे हैं F2 वेक्टर। ठीक है, तो देखो F1 ज्यादा है तो क्या लिख लेंगे, F1, दोनों अपोजिट है तो F1 में से हम F2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है? चलो अब देखते हैं भाई। अब अगर तुम बहुत सही से देख पा रहे हो ना तो देखना भाई, अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की भी बात कर रहे हैं तो F1 में से F2 डायरेक्ट माइनस करते हैं। भाई F1 चलो लिखते हैं, F1 होगा कितना, K Q Q अपॉन ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस। अब इस पे आते हैं, अगर हम इस वाले के लिए बात करें तो यहां पर जाएगा K Q Q अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सही है क्या ये? चलो तो अब हम लोग लिखते हैं भाई एफ नेट दोबारा। अब जो चीज कॉमन उसको कॉमन ले लेते थे, कॉमन होने लायक है तो K Q Q कॉमन। अब देखो ध्यान से भाई, ये और ये पे फोकस कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सही है क्या ये? अच्छा देखना भाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ से a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस, अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस 2ax आएगा, लेकिन इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा वो प्लस 2ax हो जाएगा। सही है क्या? अब जो सेम है ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये a स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये सब कैंसिल। देखना अगर हम लोग सही से लिखें अब इस चीज को तो देखो कैसे लिखेंगे कि भाई ये हम लोग का क्या K Q Q, ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 4ax अपॉन, अब यहाँ ध्यान देना भाई, अगर हम अंदर वाले का मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आ जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक सही है क्या? क्योंकि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर लिख लिए। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे बात आएगी ना, अब यहाँ पे हम लोग इस बात का यूज करेंगे कि स्लाइटली डिस्टर्ब वाला। भाई स्लाइटली डिस्टर्ब का मतलब क्या होगा कि ये x बहुत छोटा है, मतलब a के कंपैरिजन में x बहुत छोटा होगा, तो हम लोग a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली a स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि सोचो अगर कोई नंबर छोटा होगा तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा कि नहीं, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखना अगर हम बोले कि चलो देखो अब एफ नेट कितना होगा, तो देखना अब एफ नेट क्या लिख लेंगे, K
QQ 4AX अपॉन, इसको हम लोग केवल ए का लिखे तो a की पावर 4 हो गया कि नहीं, चाहिए क्या यहाँ तक। अब देखो, अभी ऊपर वाला पोर्शन हटा रहे हैं भाई, नोट करते चलो सब कुछ अच्छे से देखना। यहां पे हम लोग ध्यान दें तो हम लोग का जो एफ नेट आया वो ए के से ए के कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा देखो तो 4K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, ए तो कैंसिल हो गया है, अपॉन में क्या बचेगा AQ इंटू एक्स बचा कि नहीं। अच्छा अब देखना, अब आती है बात ना, तुम्हें यार ध्यान दे, तुम मुझसे बोले थे कि एसएसएम में निकालने का स्टेप क्या था, फिर सबसे पहला स्टेप था कि एफ नेट निकाला, देखो एफ नेट निकाल लिए हैं। अब ध्यान दो तो एक बार, देखो जो x था वो x हम लोग पॉजिटिव में लेके चले थे कि नहीं, पीछे जाके देखो आराम से, अगर तुम्हें याद नहीं है तो x पॉजिटिव में था, और जो नेट फोर्स आया था वो इधर आया था कि नहीं, और इस तरफ हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन माने थे। तो अगर हम इसको डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो यहाँ पे एफ नेट इक्वल्स टू यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि वो x के डायरेक्शन के अपोजिट है। अच्छा फिर हम क्या बताए थे कि फोर्स को क्या लिख लो, मास इनटू एक्सीलरेशन, क्योंकि F इक्वल्स टू m होता है और इसका मास दिया हुआ था हम लोग को कितना m, इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 4K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन AQ इंटू एक्स, सही है क्या ये। तो अगर हम लोग यहाँ वेक्टर वेक्टर लेके चल रहे, चलो ठीक है मान लो, तो अब देखना कि अगर हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग चल रहे हैं, देखो देखो, तो यहां से हम लोग एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे भाई, एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लिखे तो आ जाएगा कितना 4K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन MA क्यूब इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यहाँ माइनस तो है ही, इसको कंपेयर कर लेंगे किसके साथ, a इक्वल माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ, ये आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो देखो ये ओमेगा स्क्वायर से अगर हम कंपेयर करें तो जो ये वाला पोर्शन है वो पूरा ओमेगा स्क्वायर का काम कर रहा है कि नहीं, तो देखना तो हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल क्या आया 4K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन MA क्यू, ठीक है। तो यहां से ओमेगा क्या आ जाएगा, तो बोले पूरा रूट लग जाएगा, और ओमेगा है किसके इक्वल, ओमेगा है 2 पाई अपॉन टी के इक्वल, तो 2 पाई अपॉन टी हो जाएगा। तो अब देखते हैं, अब अगर हम लोग इस पोर्शन पे बात कर रहे हैं तो यहां से हम लोगों का जो कैपिटल टी है वो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 पाई अंडर रूट MA क्यूब होल अपॉन 4K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू आ जाएगा। तो देखो ये आ गया हम लोग का क्या, टाइम पीरियड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, कई सारे एग्जाम से पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ध्यान से देख लो एकदम अच्छे से। अच्छा ठीक है, यहाँ तक थोड़ा बहुत इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे ये 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से a स्क्वायर भी बाहर कर सकते हैं, तो 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a पाई अंडर रूट m इंटू a होल अपॉन कैपिटल K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको अच्छे से नोट कर लो। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, देखना सुनना ध्यान से। जैसे अगर मान लो हम थोड़ा और इसको बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ और क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछे जाते हैं, उस पर भी फोकस करते हैं हम लोग, एक आध और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन करते हैं ना, देखना। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन मिटा नहीं रहे हैं हम, बस फिगर चेंज कर रहे हैं, अब तुम्हें ध्यान देना होगा उस पर, ठीक है। देखो बोला गया इस क्वेश्चन में कि वही है सेम क्वेश्चन कि टाइम पीरियड ही फाइंड करना है, चार्ज क्यू ही है स्मॉल क्यू, और अब बताना है तुमको टाइम पीरियड कि अगर उसको स्लाइड के हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो अब इसके करेस्पॉन्डिंग बात करते हैं भाई। देखो यहाँ पे क्या कर लेना, सेकंड कर लेते हैं इसको, ये है माइनस कैपिटल क्यू, ये वाला भी माइनस कैपिटल क्यू चार्ज, और अब यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख रहे हैं, ये डिस्टेंस है स्मॉल a और ये डिस्टेंस भी स्मॉल a ही है, ठीक है। चलो फिर 5 मिनट के लिए वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई करो। देखो सुना, अब ध्यान देते हैं भाई, अब कोशिश करते हैं एक बार भाई, पिछली बार हम लोग का x एक्सिस का लॉन्ग आया था आंसर, तो हम इसको x से ही चालू करते हैं सोचना एक बार, ठीक है। देखो अगर हम लोग x के करेस्पॉन्डिंग सोचे इसको, तो सोचो कि भाई क्या करेंगे, हल्का सा डिस्टर्ब कर देते हैं यहाँ कहीं। अगर हम इस प्लस क्यू को यहाँ लेके आ गए हैं तो बताओ किसका फोर्स डोमिनेट करेगा, ये वाला फोर्स तो छोटा हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है, ये फोर्स डोमिनेट करेगा। अच्छा ये इसको खींचना कहाँ जा रहा है, अपनी तरफ, तब तो वो इसको इधर खींच ले जाएगा, मानते हैं कि ये इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, लेकिन ये वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना,
तो वो इस प्लस क्यू को अपनी तरफ खींच लेगा, तब तो ये इस पॉइंट पे पुराने वाले पॉइंट पे तो कभी जा ही नहीं पाएगा। तो इक्विलिब्रियम जब अटेन करेगा ही नहीं स्टेबल वाला, तो कभी ऐसे सिस्टम करेगा ही नहीं, तो फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बना। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये एक्स एक्सिस के अलोंग बैलेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तुमको फिर से समझना पड़ेगा। अभी समझ में नहीं आया अगर मान लो इतनी बात से, तो फिर से वीडियो पीछे जाके फिर से सुनो इस चीज को। ठीक है, देखो क्या कर रहे हैं भाई, स्मॉल ए डिस्टेंस पर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया। ठीक, अब चलो इसको हम लोग वाई के एक्सिस के अलोंग या जेड एक्सिस के अलोंग हल्का सा डिस्टर्ब करते हैं। तो हम लोग चलो अभी फिलहाल बोर्ड पे आसान है दिखना एक्स, अरे वाई एक्सिस, फिलहाल तो क्या है कि बोर्ड पे वाई एक्सिस दिखना आसान है, तो वाई एक्सिस से करेस्पॉन्डिंग सोचते हैं। अगर मान लो कि हम इस पॉजिटिव चार्ज को हल्का सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, अच्छा वाई के अलोंग कर रहे हैं ना, इसलिए तुम समझ सको हम इसको वाई मान रहे हैं कि वाई से हम इसको डिस्प्लेस कर दिए। अच्छा अगेन जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बहुत छोटा होना चाहिए ए के कंपैरिजन में। तो मान लो कि भाई हम यहाँ से प्लस क्यू हटाएं और उस प्लस क्यू को हम यहाँ ले आए। अब देखना जब ये यहाँ लेके खींच रहे होंगे इसको, तो इसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा, इधर, और इस माइनस क्यू की वजह से भी जो फोर्स लगेगा वो भी इधर ही लग रहा होगा कि नहीं। अच्छा ये दोनों फोर्स हम लोग मान लेते हैं कितना, F1 और F2। तो चलो ये वाला एंगल हम लोग कितना मान लेते हैं, थीटा। भाई अच्छा चलो एक बार F1 का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो अगर हम F1 का मैग्नीट्यूड लिखे तो वो क्या आ जाएगा, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन, ये y माने है ना, ये a है, तो ये जो हुआ वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। तो ये हम लोग का यहाँ तक आ गया। अच्छा अब क्या किया जाए, अब देखना सुनना भाई, इसको अगर होल स्क्वायर को हम लोग हटा दें, मतलब होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये रूट गायब हो जाएगा। क्या आ जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। अच्छा चलो F2 देखते हैं भाई, अगर हम F2 के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो क्या आएगा, के क्यू क्यू अपॉन, ये वाला डिस्टेंस तो अभी भी वही रहेगा, तो फिर स्क्वायर कर देंगे तो वो वापस कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल एकदम सिमिलर हैं, तो अगर हम इधर थीटा मान रहे हैं तो ये वाला भी थीटा ही होगा कि नहीं। ठीक है, अच्छा अब सुनना भाई, इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो कंपोनेंट तोड़ो तो एक बार देखो, हम इस वाले पॉइंट को ना फिर से बना रहे हैं अच्छे से। ठीक है, देखो तो देखो ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा, ये है F1 और ये है F2, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में सेम है। अच्छा अगर हम इस F2 का इधर कंपोनेंट तोड़े, देखो जिसके साथ एंगल दिया होता था उसके साथ क्या आता है बताओ, उसके साथ तो कॉस आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, F2 कॉस थीटा। इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा F2 साइन थीटा। अगर हम इसकी बात करें तो इसका इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, F1 कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, F1 साइन थीटा। अच्छा सिंस F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये कैंसिल और ये दोनों डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। तो अगर हम F नेट लिखें तो जो F नेट होगा वो डायरेक्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2F cos थीटा हो जाएगा कि नहीं। ये यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब देखते हैं भाई, ये हम लोग का F नेट कितना आ गया, 2F cos थीटा। F ये रहा हम लोग का, तो रखते हैं। अच्छा एक बार cos थीटा भी सोचते हैं। ठीक है, देखना तो हम cos थीटा भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे उस वाले ट्राइंगल को ना दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं। देखो ये है थीटा, डिस्प्लेस किए थे y, और ये वैल्यू है a। तो अगर हम cos थीटा लिखे यहाँ से cos थीटा, तो यहाँ पे देखो पहले f लिख लेते हैं। f कितना हो जाएगा, 2k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ये तो सही है। अच्छा cos थीटा की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस पे फोकस करते हैं। बेस कितना है इसका, बेस हो गया y, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस जो हो जाएगा अगर हम वो लिखे तो वो हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सही है क्या। तो यहाँ पे अगर ये देखो तो ये कितनी पावर है, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर कितना है, 1। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर कितना है, 1/2। ठीक है, अब हम लोग को देखो वही यूज करना है। देखना सुनना सब, देखो अब अगर हम लोग लिखे हैं एफ नेट के बारे में, तो देखो एफ नेट इक्वल, देखो 2k/q/y, देखना तो ये क्या हो जाएगा, 2 कैपिटल K स्मॉल q कैपिटल QY अपॉन, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 हुआ कि नहीं। देखो
ये पावर 1/2 था और ये 1 था, ठीक है यहाँ तक। अच्छा अब अगेन देखो तो भाई y जो हम लोग किधर लिए थे, ऊपर, जो नेट फोर्स आया वो नीचे की तरफ आया था कि नहीं, इसका मतलब कि फिर से अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ माइनस लगा लिए। अब देखो वही बात फिर से करेंगे कि भाई a बहुत बड़ा है y बहुत छोटा है, तो हम लोग a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखना हटा रहे सब कुछ भाई, देखो तो अगर हम इसको a स्क्वायर लिख लें तो अगेन अब ये यहाँ से ना एकदम पुराने जैसा क्वेश्चन है, एकदम सेम वैसा ही -2। अब चाहो तुम वीडियो रोक लो और खुद एक बार देख लो कि तुमसे पूरा आंसर पे पहुंच पा रहे हो कि नहीं। अगर पहुंच गए तो बहुत बढ़िया है। देखो क्या लिख लेंगे, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर की पावर 3/2 कर दो, 2 कैंसिल, तो क्या बचा है, ये a क्यूब बच रहा है कि नहीं भाई। एफ नेट हम निकाल चुके हैं, एफ नेट को वापस क्या लिख लेंगे, ma लिख लेंगे, तो a क्या आ जाएगा -2k q अपॉन m a क्यूब टाइम्स y। इस a से इस a से कंफ्यूज मत होना भाई, ये जो है ना ये एक्सेलरेशन है प्रॉपर, ठीक है, तो उस a से और इस a से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अच्छा फिर क्या करते थे, फिर कंपेयर करना था, a इक्वल माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर y कर लेंगे अब, क्योंकि वो तो डिस्प्लेसमेंट तब x था, अब डिस्प्लेसमेंट y है। तो अगर हम लोग कंपेयर कर लें तो हम लोगों को यहाँ से ओमेगा कितना मिल जाएगा, √2k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन ma क्यूब, और किसके इक्वल 2 पाई अपॉन t के। तो यहाँ से t इक्वल कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर से वही a स्क्वायर तो बाहर कर सकते हैं, तो 2 पाई a √ma होल अपॉन 2k क्यूब कैपिटल Q। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो हम लोग का टाइम पीरियड आ जाएगा कितना, 2 पाई a √ma अपॉन 2k स्मॉल q कैपिटल Q। क्लियर हो रही है बात। तो ये इस तरह से हम लोग टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो भाई अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ की बात करते हैं, ठीक है। वैसे तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग शुरू में ही पढ़ा दिया जाना चाहिए था, लेकिन तुमने कुछ प्रैक्टिस करा दिए हैं फिर इस पे आ रहे, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ देखना सुनना आप भाई। कूलॉम्स लॉ एक्चुअली हम लोग फोर्स की बात करने वाले हैं, फोर्स, ठीक है। फोर्स कैपिटल F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग इसको, तो फोर्स की बात करेंगे भाई। फोर्स अगर तुम ध्यान दो तो हम लोग फोर्स का ना अभी तक मैग्नीट्यूड लेके चल रहे थे। क्या था भाई, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था, दोबारा से लिख रहे हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था, सही बात है। तो भाई हम लोग का ये फोर्स का फॉर्मूला था, ठीक है। अब इसमें हम लोग सोचे कि भाई ये फॉर्मूला तो हो गया, ये मैग्नीट्यूड तो हो गया, लेकिन फोर्स है, और फोर्स हम लोग को पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो निश्चित तौर पर इसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और उसी के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए था। तो हम लोग बोले ठीक है सर, सही बात है। अब सोचा क्या कि भाई मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कैसे सोचेंगे, तो देखो दिमाग लगाते हैं, एक बार ना जनरल सिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखो जैसे मान लो कि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पे हम दो चार्जेस को रख रहे हैं। लेट्स से यहाँ पर हम चार्ज रख दिए Q1 और यहाँ पर कोई चार्ज रख दिए Q2। क्या ख्याल रखना है भाई, हम लोग को पता है कि फोर्स अट्रैक्शन का होगा अगर दोनों का साइन अपोजिट हो, जैसे ये प्लस तो ये माइनस, या ये माइनस तो ये प्लस हो, तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा। अगर दोनों सेम साइन के हैं तो रिपल्सन का फोर्स होगा, ठीक है। इस तरीके की बात थी, बोले सर ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा तो अगर हम लोग बात करें कि इसके वेक्टर फॉर्म की, तो देखना ध्यान से, अगर हम बोले कि इसका वेक्टर फॉर्म, तो देखो भाई फोर्स F वेक्टर की अगर हम बात करें तो ये होगा क्या कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर टाइम्स R कैप, क्योंकि ये R के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, या तो उसकी तरफ लग रहा होगा फोर्स या तो उससे दूर लग रहा होगा। तो हम लोग का हो गया कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप, जिसमें से ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या दिखा रहा है, ये पोर्शन मैग्नीट्यूड को बता रहा है, और जो कि ये वाला जो पोर्शन है वो हम लोग किसको रिप्रेजेंट करा रहा है, ये जो है ये बता रहा है किसको, डायरेक्शन को। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो ये पोर्शन हो गया मैग्नीट्यूड का और ये पोर्शन हो गया डायरेक्शन का, बोले सर ठीक है। अच्छा अब देखो सुनना ध्यान से, जैसे यहाँ तक नोट करते चलो भाई। अब मान लो हम लोग आगे बात करें कि किस तरह से इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उस पर देखना। देखो
ये भी हटा रहे हैं। देखो अगर तुम्हें याद हो तो भाई किसी भी वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते थे, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन। याद है आर आर कैप, जहाँ पे ये आर कैप जो था वो यूनिट वेक्टर अलोंग आर होता था। तो बताओ यहाँ से अगर हम आर कैप को लिखें तो ये आर कैप होगा कितना, आर वेक्टर अपॉन आर होगा कि नहीं। तो हम इस आर कैप की जगह ये वैल्यू भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ रखते हैं, तो यहाँ से एफ वेक्टर होगा कितना, तब एफ वेक्टर बन जाएगा के Q1 Q2 अपॉन, देखो आर कैप की जगह अगर हम रख रहे हैं आर वेक्टर अपॉन आर, तो एक आर स्क्वायर पहले से था, एक और आर आ गया, तो ये क्या बन जाएगा आर क्यूब टाइम्स आर वेक्टर। यहां तक बात समझ में आ रही है। अच्छा अभी हम लोग जनरल चीज सीखे, ठीक। अच्छा अब देखते हैं भाई कि हम इस आर वेक्टर को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कैलकुलेट कर लिए तो फिर हम एफ वेक्टर को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो देखो अब उसी पर फोकस कर रहे हैं हम लोग। देखो सुनना था भाई, अगर हम इस Q1 की बात कर रहे हैं तो इस Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है उसको लेट से हम लोग क्या मान लेते हैं, उस पोजीशन वेक्टर को हम लोग लेट से R1 वेक्टर मानते हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हम लोग कितना, R1 वेक्टर, ताकि 1 1 हम लोग पहचान सके। अच्छा सिमिलर तरीके से इस Q2 का जो पोजीशन है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, R2 वेक्टर, ठीक है। अच्छा 1 से 2 जा रहे हैं, 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग इसको कुछ भी मान लेते हैं। लेट से इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम है लेट से A, ये पॉइंट है B, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, R A to B वेक्टर लिख सकते हैं ऐसे, तो R A B वेक्टर। ये क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया है R1 वेक्टर, ये इस तरह से। ये क्या हो गया है, ये हम लोग का हो गया है R2 वेक्टर, और ये क्या है R A B वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ ये चार्ज है Q2 पॉइंट चार्ज, यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q1, ठीक है यहाँ तक। अच्छा अब यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगाने की कोशिश करते हैं भाई। ट्रायंगल लॉ क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमको दिख रहा है साफ साफ कि हम R1 वेक्टर इसके हेड से RAB का टेल जोड़े हुए हैं, तो ये क्या बन जाएगा RAB वेक्टर, और ये जो R2 वेक्टर है वो इन दोनों का रिजल्टेंट बन रहा है, तो ये बन जाएगा हम लोग का R2 वेक्टर। तो हम यहाँ से RAB वेक्टर को लिख क्या सकते हैं, RAB वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर। तो यहां से हो जाएगा कि ये RAB वेक्टर इक्वल R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बोले सर, ठीक है। अब देखना सुनना सब भाई, जब हम लोग का ये RAB वेक्टर मिल गया है तो अब हम बारी बारी फोर्सेस को लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखना अगर हम बारी बारी फोर्सेस को लिखें, देखो सुनो ध्यान से, अगर हम बोले कि F21 वेक्टर, पहले ये क्या है उसका नाम समझ लेते हैं। ये है फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, ये चार्ज 2 पर फोर्स है 1 की वजह से। ऐसे ही अगर हम F12 बोले तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, ठीक है। अच्छा यहाँ कुछ बोला नहीं जा रहा है, इसलिए हम दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। तो सोच समझ के बताओ कि ये F21 का डायरेक्शन किधर होगा, F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सन हो रहा होगा, तो Q2 पर फोर्स इधर लग रहा होगा, इधर की तरफ रिपल्सिव फोर्स, तो RAB का डायरेक्शन होगा कि नहीं। वैसे ही फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 अगर हम देखें तो 1 पर 2 की वजह से फोर्स रिपल्सिव होगा, तो वो RAB के जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि नहीं। बात समझ में आ रही है। अच्छा अब देखो सुनो ध्यान से भाई, अगर हम बोले कि चलो अब F21 लिखते हैं एक बार, और फिर हम लोग क्या लिखेंगे F12 का लिखेंगे, ठीक है। तो दिमाग लगाते हैं एक बार, ठीक है। देखना सुनना, आप हटा रहे भाई, जो एक्सेस चीज है उनको हटा दे रहे हैं, यहाँ से जगह कम है हमारे पास तो हम लोग उस हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला कई जगह हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे और क्वेश्चन तब बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। देखो अब अगर हम बोले कि चलो बताओ F21 वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो क्या फॉर्मूला है ऊपर भाई, ऊपर तो भाई K Q1 Q2 अपॉन ये डिस्टेंस मतलब RAB, भाई RAB का मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इस मैग्नीट्यूड का क्यूब, क्योंकि R क्यूब था, फिर ऊपर क्या था वेक्टर था, कौन वेक्टर RAB वेक्टर। तो RAB वेक्टर है क्या, RAB वेक्टर जो है वो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है कि नहीं। तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा किसका, F21 का। तो ये तुमको ख्याल रखना है अच्छे से, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई। अच्छा इसको ना सीक्वेंस में फॉर्म में याद रखो
कि भाई 2 और 1 है, तो पहले 2 के पोजीशन में से 1 का पोजीशन माइनस करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड का क्यूब कर देते हैं। 2 के पोजीशन वाले वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर में से 1 का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम तुमसे पूछे कि चलो अब ये बताओ कि F12 कितना होगा, देखो सुनना, अगर हम बोले कि F12 कैसे लिखेंगे, तो देखो भाई F12 अगर हमको लिखना है तो तुम ध्यान दो भाई, F12 तो ये RAB का जस्ट अपोजिट हो गया कि नहीं, तो माइनस ऑफ RAB अगर हम पूछें तो ये R1 वेक्टर माइनस ऑफ R2 वेक्टर होगा कि नहीं। तो यहाँ पे ऊपर तो वही पोर्शन रहेगा कि Q1 Q2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इस पूरे का मैग्नीट्यूड का क्यूब, और ये ऊपर क्या हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। तो याद रखना है, ठीक है। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा कि डायरेक्ट जिस पर फोर्स पूछा जाएगा, ख्याल रखो F12 क्या था, फोर्स ऑन चार्ज 1 पर जो फोर्स लगेगा, 1 पर जो फोर्स लग रहा होगा वो इधर की तरफ लगेगा कि नहीं, तो तुम देखो RAB के जस्ट अपोजिट है, इसलिए हम आगे माइनस लगा लिए। अब देखो अगर F21 पूछा जाता तो 2 पर 1 की वजह से जो फोर्स होगा, अगर B को थोड़ा सा नीचे लिख ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये इधर की तरफ होगा कि नहीं, देखो ये RAB के डायरेक्शन में है। तो ख्याल रखना अगर F12 पूछा जाए तो 1 के पोजीशन में से 2 के पोजीशन को माइनस कर देंगे, उसके मैग्नीट्यूड का नीचे क्यूब कर देंगे, और ऊपर वाला पोर्शन तो सेम है ही, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी से भी देख लेना एक बार, एनसीईआरटी में भी अच्छे से समझाया गया इसी तरीके से, बिल्कुल क्लियर है बात। चलो अब देखते हैं हम लोग आगे। अच्छा, इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इस पे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, अगर तुमको ये याद है तो तुम बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है। अगर जो हम लोग पुराना फॉर्मूला पढ़े थे केवल K Q1 Q2 बाय R², तो वहां से सॉल्व करने में, डायरेक्शन निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। चलो दिमाग लगाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इफ 2 चार्ज, 2 अलग अलग चार्जेस हैं, पूरा पूरा लिख नहीं रहा है, समझा दे रहे हैं बस। एक है 1 कूलम, ठीक है, वो रखा गया है 1, 2, -1 पे, और एक और चार्ज है 1/2 कूलम, ये रखा गया है 2, 3, 1 पर, ठीक है। ये दोनों मीटर मीटर में है। देन फाइंड फोर्स ऑन 1 कूलम ड्यू टू 1/2 कूलम, ठीक है। चलो वीडियो रोको 2 मिनट के लिए, क्वेश्चन ट्राई करो फटाफट। कर लिए क्या ट्राई, देखो सुनो, एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा भाई। किसी के भी करेस्पॉन्डिंग चल सकते हैं, कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो हम ये वाला यूज कर लेते हैं एक बार। भाई हम क्या कर रहे हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालना है। तो क्या पूछा जा रहा है, देन फाइंड फोर्स ऑन 1 कूलम। 1 कूलम पे फोर्स चाहिए, फोर्स ऑन 1 कूलम ड्यू टू 1/2 कूलम, ठीक है। देखो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 था, इक्वल K, ठीक है। Q1 कितना है, Q1 है 1, Q2 कितना है 1/2 अपॉन, फिर क्या है भाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर करना है, ठीक है। तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर कर लेते हैं। कौन सा 2 कौन सा 1 ये ख्याल रखना है। तो जो पहले लिखा होता है उसको 2, पहले वाले के पोजीशन में से बाद वाले के पोजीशन माइनस कर देते। तो पहले कौन है, पहले है 1 कूलम, तो 1 कूलम का पोजीशन, तो भाई जो R2 वेक्टर हम लोग मानेंगे वो किसको मानेंगे, देखो इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखते हैं, क्या हो जाएगा I कैप प्लस 2j कैप माइनस K कैप, सही क्या यहाँ तक। अच्छा, अब हम बोले कि चलो R1 वेक्टर लिखते हैं। तो भाई अगर हम R1 वेक्टर की बात करें तो इसको लिखो, क्या आ जाएगा ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस K कैप, ये हुआ कि नहीं, सही है यहाँ तक। अच्छा चलो देखो, अब 1 कूलम पे फोर्स निकालना था 1/2 कूलम की वजह से, तो 1 वाले की पोजीशन से 2 वाले की पोजीशन माइनस कर देते हैं। तो अगर हम लिखें कि चलो भाई R2 वेक्टर में से R1 वेक्टर माइनस करो, तो R2 में से R1 माइनस किए तो क्या आ जाएगा -i कैप, इसमें से इसको माइनस करेंगे -j कैप, R2 में से R1 को माइनस करेंगे -2k कैप। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो अगर हम बोले कि चलो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो अंडर रूट में 1, 1, 4, तो 1 + 1 + 4, तो ये कितना आ रहा है √6 आ जाएगा क्या। तो यहाँ रख देते हैं, कितना आ जाएगा √6, इस पूरे का क्या हो जाएगा होल क्यूब, और यहाँ तो वेक्टर लिख लेते हैं। तो वेक्टर कितना है -i कैप -j कैप -2k कैप, सही क्या यहाँ तक। बस अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आ जाएगा ये K अपॉन
6, तो 6 2 जा 12 √6 माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस ऑफ 2k कैप। क्लियर हो रही है बात? तो ये हम लोग का फोर्स का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो k की वैल्यू पुट करनी है तो हम लोग k की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो k की वैल्यू करस्पॉन्डिंग चले तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9, क्योंकि कुछ नहीं बोला गया तो हम एयर मान के चलेंगे, 3 से कट पिट कर लेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 3/4, या फिर इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको 3 2 √6 इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या से आ जाएगा 3/4 √6 इंटू 10⁻9 और डायरेक्शन के करेस्पॉन्डिंग माइनस आई कैप माइनस जे कैप और माइनस ऑफ 2k कैप आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक, तो बस इस तरह से प्रैक्टिस करनी है हम लोग को। हम एक और क्वेश्चन दे दे रहे हैं, वो ट्राई कर लेना खुद से सब। देखो सुनो, सिमिलर। ठीक है, ये ख्याल रखेंगे, अगर ये फॉर्मूला याद है ना तो ये वेक्टर फॉर्म वाले जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कूलॉम्स फोर्स में वो बहुत इजीली बन जाएंगे, इसमें कुछ बहुत टफ सा नहीं रहेगा। देखो बोर्ड के हिसाब से ना तुमको वो जो हम जिस तरह से लाए हैं वो चीज वो इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर में कई बार पूछा जाता है कि वेक्टर फॉर्म में हम लोग को कूलॉम्स लॉ लिखना होता है, तो 2 नंबर में आएगा तो हमको प्रॉपर सब कुछ बताना पड़ेगा। देखो एक और दे दे रहे हैं भाई, होमवर्क है उसको ट्राई करना खुद से। देखो क्या बोला जा रहा है कि भाई एक 2 कूलम चार्ज है। ठीक है, 2 कूलम चार्ज, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3,4, ये मीटर के फॉर्म में है। एक और है हमारे पास 2/9 कूलम चार्ज है, इसका कोऑर्डिनेट है -1,4 मीटर। ठीक है, चल अब देखना सुनना सर। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है कि हम लोग को बताना है कि फोर्स ऑन 2 कूलम ड्यू टू 2/9 कूलम कितना होगा। ठीक है, या तो हम इसको पूरा अच्छे से लिख दे रहे हैं कि तुमको पता लगाना है फोर्स ऑन 2 कूलम ड्यू टू 2/9 कूलम। चल इसको ट्राई कर लेना। ठीक है, देखो अब हम लोग पिछले 4-5-6 लेक्चर से केवल जो बात कर रहे थे वो किस पे बात कर रहे थे, चार्ज के बारे में तुमको बताए थे शुरू में। फिर हम लोग अभी पूरे लेक्चर में केवल किसकी बात कर रहे थे, फोर्स की। ठीक है, अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग अपने अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं और वो टॉपिक क्या है, टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। देखना सुनना सब ध्यान से। अगर अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगेन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले तो यही बात, कैसे क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब कि जितना इंपॉर्टेंट डायरेक्शन रहेगा, जितना इंपॉर्टेंट मैग्नीट्यूड रहेगा उतना ही इंपॉर्टेंट अब डायरेक्शन भी रहेगा। ठीक है, तो उस पर भी फोकस करेंगे। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला कहां से आएगा, फॉर्मूला देखो अभी सुन लो, समझ लो अच्छे से। पहले फॉर्मूला इसका होता है एफ वेक्टर इक्वल क्यू टाइम्स ई वेक्टर। ठीक है, तो यहां से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन क्यू। कहां से आ रहा है अभी बात करते हैं इस पर, F/Q हो जाएगा। अच्छा, तो अगर हम इसके यूनिट की बात कर लें, बेसिक चीजों शुरू में देख लेना चाह रहे हैं हम लोग, यूनिट, तो इसका फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन। चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। तो अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन देखना, डायमेंशन, तो भाई फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mL/T⁻², अपॉन चार्ज है, तो चार्ज का क्या हो जाएगा, IT, तो AT के करेस्पॉन्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा mL/T⁻³ A⁻⁻1। ठीक है, तो ये हम लोग का डायमेंशन हो गया। तो यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स का फॉर्मूला भी हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग टर्म समझते कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है। देखो जैसे हम तुमसे बोले ना, देखो फील्ड वर्ड पहले समझने की कोशिश करो। फील्ड मतलब क्या होता है, फील्ड मतलब कि जब कभी भी बिना टचिंग वाला फोर्स है। ठीक है, तो फील्ड की बात ना हम लोग केवल तब करते हैं जब बिना टचिंग वाला फोर्स आता है, बिना टच वाला फोर्स, तो वहां पक्के से फील्ड होगा। जैसे अगर कहीं भी तुम बिना टच किए फोर्स लगा पा रहे हो ना, तो कंफर्म है कि वहां फील्ड क्रिएट किए होंगे।
देखो ऐसा नोट कर लो भाई, देखो सुनो, देखो हम लोग के 11th-12th की पूरी जिंदगी में ना हमको सिर्फ 3 जगह फील्ड मिलेगा। देखना, जैसे एक हम लोग पढ़ते क्या है, एक हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। एक अभी जस्ट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। एक हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, इसका मतलब क्या कि क्या यहाँ तीनों जगह हम लोग बिना टच किए फोर्स लगाते, तो बोले बिल्कुल, ऐसे सब जगह पर हम लोग बिना टच किए फोर्स लगाते, चाहे वो मैग्नेट की बात कर रहे हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हो, चाहे ग्रेविटेशन की बात कर रहे हो। अगर फील्ड वर्ड आया ना तो तुम एकदम अच्छे समझ लो कि जरूर है कि वो जो फोर्स होगा वो बिना टच किए भी फोर्स लगा पा रहा होगा, इसीलिए वहां फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो सुनना आप ध्यान से सब, अगर हम बात कर रहे हैं तो इन तीनों जगह पर, जैसे यहाँ पे हम लोग नाम लेते हैं, वो क्या लेते हैं, तो वहां पे यहाँ हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, तो यहाँ हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। यहाँ क्या होता है, तो यहाँ होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इन सब जगह बिना टचिंग वाला फोर्स आता है। अब हम तुम्हें एक एक दो दो एग्जांपल दे रहे हैं, वो ध्यान देना। जैसे अगर तुम ध्यान दियो, कभी हम लोग जो खेल खेलते हैं वो मैग्नेट वाला, अगर हम एक मैग्नेट लिए हुए हैं तो तुम देखो, जरूरी नहीं कि वो टच नहीं करता है, फिर भी इसको हम ऐसे पास लेके आते हैं तो या तो ये इसके तरफ आ जाता है या तो इससे दूर जाता है मैग्नेट से। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो बिना टच के फोर्स लगा रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि ये मैग्नेट ना अपने आसपास एक तरह की फील्ड जनरेट कर लेता है। होता क्या है कि ये जो मैग्नेट है ना वो अपने आसपास फील्ड जनरेट कर लेता है। तो जैसे ये दूसरा मैग्नेट हम यहाँ रखते हैं ना, तो वो इस फील्ड की वजह से या तो अट्रैक्शन का फोर्स फील करता है तो रिपल्सन का, तो ये मैग्नेट अपने आप मूव करना शुरू कर देता है। तो देखो बिना टच के ये मैग्नेट बिना इसको टच के इस पे फोर्स लगा लिया, तो इसका मतलब कि कंफर्म यहाँ पे फील्ड आया, ठीक है। अच्छा, तुम ध्यान दिए हो तो ये तो हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं कि देखो यहाँ पे कोई Q1 चार्ज रखे थे और इससे कुछ डिस्टेंस पे कोई दूसरा Q2 चार्ज रखे थे। तो इस Q1 की वजह से अगर मान लो ये Q1 चार्ज पॉजिटिव है, अभी तुम समझना है सब एरो क्यों बना रहे हैं, अभी सब बाद में समझाएंगे भी हम। तो देखो इस Q1 की वजह से आसपास कुछ ना कुछ ऐसा जनरेट हुआ होगा जिसकी वजह से ये Q2 या तो उसके तरफ फोर्स फील करता है या तो उससे दूर फोर्स फील करता है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया अच्छे से कि जो Q1 है वो इस Q2 को बिना टच के फोर्स लगा रहा है, तो जरूर अपने आसपास कोई ना कोई वो फील्ड क्रिएट किया होगा, ठीक है। अच्छा, और ये ग्रेविटेशनल, बोले ग्रेविटेशन का बिल्कुल अच्छे से एग्जांपल हमारे पास। जैसे सोचो कि अगर हम किसी, जैसे सरफेस हुआ ये, अगर हम सरफेस से एक गेंद को किसी पर्टिकुलर हाइट पर छोड़ दें तो वो अपने आप अर्थ की तरफ खींचना शुरू हो जाता है कि नहीं। इसका मतलब निश्चित तौर पर लगातार उस पर mg फोर्स हम लोग बोलते हैं। तो भाई ये mg फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, अर्थ की वजह से। और तुम देखो इस टाइम पे अर्थ और बॉल में कोई कांटेक्ट नहीं है, तो निश्चित तौर पे अर्थ भी कोई फील्ड जनरेट किया होगा और उस फील्ड की वजह से इस बॉल पर फोर्स लगा और वो बॉल नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ख्याल रखना है कि जब भी कभी भी बिना टचिंग वाले फोर्स की बात कर रहे होंगे ना, तो निश्चित तौर पर वहां फील्ड होगा, ठीक है। तो हम लोग अपने पूरे 11th-12th के सिलेबस में जिंदगी में केवल 3 तरह के फील्ड पढ़ेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो अगर तुम ग्रेविटेशनल पढ़े हुए हो तब तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़े हो तो तुम ये ध्यान दो कि साथ ही साथ हम लोग ग्रेविटेशन भी पढ़ते रहे ताकि हमको इलेक्ट्रिसिटी की और अच्छे से फील आती रहे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो ग्रेविटेशनल फील्ड जैसी ही कोई चीज है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला खोजने की कोशिश करेंगे और जब फॉर्मूला एस्टेब्लिश हो जाएगा तो फिर इस पे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू करेंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है। चलो वो जो एग्जाम्पल के लिए एरो वगैरह बनाए थे ना वो बनाते चलना सब, ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है भाई, अच्छे से नोट करते चलेंगे सब कुछ। चलो अब आगे देख रहे हैं भाई, देखना सुनना सब। देखो यहाँ हम टच करके फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अगर हम इस मार्कर को ऐसे ऊपर उठाएं तो तुम देखो अर्थ की तरफ ये अपने आप गिर जा रहा है। तो जब ये अर्थ की तरफ अपने आप गिर रहा है, इसका मतलब कि देखो अर्थ कोई ना कोई ऐसा फील्ड जरूर लगाया होगा जो इस मार्कर को लगातार खींच रहा है अपनी तरफ। देखो अर्थ और मार्कर के बीच में भी कोई कांटेक्ट नहीं, लेकिन फिर भी ये मार्कर रिलीज करने पर तुरंत अर्थ की तरफ मूव कर जा रहा है। बात समझ में आ रही है। चलो अब आगे देखते हैं भाई। अब यहाँ ना 2 चीजों की बात करेंगे। यहाँ हम एक बात करते हैं किसकी, सोर्स चार्ज की, ठीक है, और फिर एक और बात करेंगे हम लोग किसकी, टेस्ट चार्ज की। देखो अब अच्छे समझना है हमको ये पूरा। सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज मतलब ये क्या है, ये है रीजन
टू जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वो रीजन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। टेस्ट चार्ज क्या है, ये नाम से क्लियर होना चाहिए कि ये ऐसा चार्ज है जो टेस्ट करने के लिए रखा गया है। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सोर्स चार्ज। जो सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है ना, उसको फील करने के लिए, पता लगाने के लिए हम लोग वहां पे क्या रखेंगे, जो चार्ज रखेंगे उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, टेस्ट चार्ज। ठीक है, जैसे अब इसका क्या मतलब हुआ कि इट इज यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सोर्स चार्ज। जैसे कि जब सोर्स चार्ज होता है ना, तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है। जैसे मान लो कि हम इसको रखें, जैसे मान लो मैग्नेट, हम तुमको समझा रहे हैं कि जैसे ये सोर्स चार्ज हुआ, मान लो एक बार को, तो ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये तो मैग्नेट है ना, तो ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया होगा, लेकिन हमको अपनी आंख से दिख ही नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया, लेकिन पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, तो जो पता लगाता है ना, उसी को हम टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं। जैसे देखो, अगर हम एक दूसरा मैग्नेट यहां रख दें, ठीक है, तो अब ये मैग्नेट ये पता लगा लेगा कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं। जैसे तुम सोचो कि अगर हम इस मैग्नेट को पास लेके आएंगे, तो तुम देखो इसकी वजह से ये दूर जा रहा है, इसका मतलब कि जो ये वाला मैग्नेट है वो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया है। तभी तो देखो इस वाले को कुछ ना कुछ फोर्स फील हो रहा है, और अभी ये फोर्स किसका है, रिपल्सन का। तो तुम देखो ये मैग्नेट इसको बिना टच किए इस पे फोर्स लगाया कि नहीं। अब सोचो अगर हम इसी मैग्नेट को देखो, अच्छा अभी ये फोर्स कैसा है, अभी ये फोर्स किस चीज का है, रिपल्सन का है। अगर हम इसी मैग्नेट को ऐसे पलट के रख दें, तो तुम देखो ये फोर्स किसका हो जाएगा, अट्रैक्शन का। देखो ये अपने आप इसको खींच के अपने पास ले आया, ये देखो दूर था, जैसे हम इसको पास ले गए, देखो इसके पास तुरंत आ जाएगा, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट किया। ठीक है, तो ये सोर्स चार्ज का काम कर रहा है, और ये टेस्ट चार्ज का काम कर रहा है, जो डिटेक्ट कर रहा है कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखो जनरेट हुआ है। देखो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट पता चल जा रहा है हम लोग को। ये बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरह की कहानी। ठीक, अच्छा अब भाई कुछ ना प्रॉपर्टीज है टेस्ट चार्ज की, कि सब हर चार्ज टेस्ट चार्ज नहीं बन सकता है, उसकी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ टेस्ट चार्ज। तो ये तुमको याद भी रखना है, कई बार पूछा जाता है तो याद रखना है। जैसे पहला पॉइंट कि कोई भी चार्ज टेस्ट चार्ज कब बनेगा, सबसे पहली बात तो ये कि उसको खुद में पॉजिटिव होना चाहिए। पहले तो वो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज। सेकेंड पार्ट कि इट्स मैग्नीट्यूड शुड बी वेरी लेस, बहुत कम उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, मतलब जीरो से वो जो चार्ज है वो हल्का सा ही बड़ा हो उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड शुड बी वेरी लेस, और वो टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा ये क्यों मान रहे हैं, ये इसकी बात है। सेकंड पॉइंट को हम और अच्छे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैग्नीट्यूड उसका बहुत कम होगा तो उससे फायदा क्या मिलेगा, फायदा ये मिलेगा दैट वी कैन नेग्लेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टेस्ट चार्ज इटसेल्फ। देखो क्या कहना चाह रहे हैं इस पॉइंट में, ऐसा समझो जैसे तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर सोर्स चार्ज रखे हैं, जैसे तुम देखो यहाँ मैग्नेट ही सोचो, जैसे हम यहाँ मैग्नेट रखे और अगर तुम यहाँ पता लगाने के लिए एक और टेस्ट चार्ज रख दिए, तो तुम किसी, जैसे मान लो यहाँ के पॉइंट पे, जैसे तुम देखो समझने की कोशिश करना, जैसे मान लो यहाँ दो चार्ज रख दिए, मान लो ये हम लोग का कौन है, ये हम लोग का मान लो सोर्स चार्ज है। ठीक है, ठीक, तो अगर ये सोर्स चार्ज है तो तुम इसके आसपास पता लगाने के लिए कोई टेस्ट चार्ज रखोगे कि नहीं, टेस्ट चार्ज हम रख दिए भाई। जब तुम टेस्ट चार्ज रखे तो अगर तुम इसके आसपास किसी भी पॉइंट को मार्क करोगे तो उस पॉइंट पर इसकी वजह से भी आएगा और इसकी वजह से भी आने लगेगा कि नहीं। तो अगर हमको इस पर्टिकुलर किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर केवल इसकी वजह से चाहिए तो इसका फील्ड का इफेक्ट बहुत कम होना चाहिए कि नहीं। तो यही चीज हम यहां समझा रहे हैं कि जो टेस्ट चार्ज हम रखेंगे ना उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो, ताकि हम लोग उसकी वजह से आने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को नेग्लेक्ट कर सकें। दैट वी कैन नेग्लेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टेस्ट चार्ज इटसेल्फ, जो खुद टेस्ट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको हम नेग्लेक्ट कर सके। ठीक है, देखो अब और थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं, अब थोड़ा और डिटेल में आते हैं इसके। ठीक है, देखना सुनना सबक, इसको हटा रहे हैं भाई। अच्छा
टेस्ट चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टेस्ट चार्ज को जनरली ना Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो हेडिंग में अपने लिख लेना चाहो तो हेडिंग लिखे होगे इसके लिए। अच्छा, अभी हम ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नाम से कुछ प्रॉपर्टी आगे जाके पढ़ाएंगे। बस एक चीज अभी यहाँ समझ लो, क्या कि जैसे अगर कोई Q है ना, कोई पॉइंट चार्ज हम लिए, तो देखो ये अपने आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो स्ट्रेट लाइन में फैला देता है ऐसे कुछ। देखो कितना फैलाएगा वो उसके मैग्नीट्यूड पे होगा। अगर मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होगा तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं। जैसे देखो अगर पॉजिटिव हम लेके चल रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, वो ऐसे बाहर की तरफ निकलती है ऐसे। अभी बस इतना ही समझ लो, बाकी हम आगे जाके और पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। ऐसे बाहर की तरफ निकलती हैं। अगर मान लो कि ऐसे ही हम नेगेटिव चार्ज लिए होते, ऐसे ही नेगेटिव चार्ज लेट से -Q लिए होते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लीनियर ही होती, लेकिन टुवर्ड्स द चार्ज होती है ऐसे, टुवर्ड्स द चार्ज, इस तरह से कुछ। ठीक है, ऐसे। ठीक। अच्छा, अब मान लो कि हम थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं भाई, सुनना सब ध्यान से, कि अगर पॉजिटिव है तो ऐसे बाहर की तरफ, नेगेटिव है तो उसकी तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कितनी होंगी वो डिपेंड करेगा उनके मैग्नीट्यूड पर। अगर मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा लाइन उसकी तरफ आ रही होंगी, मैग्नीट्यूड यहाँ बहुत ज्यादा लाइन बाहर निकल रही होंगी। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं भाई किस तरह से हम लोग चेक करेंगे, पता लगाएंगे, उस पर आना सब। देखो सुनो, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हम कोई Q चार्ज रखें, ये कौन सा चार्ज है? ये सोर्स चार्ज है, और उसके पास हम क्या रख दिए? कोई टेस्ट चार्ज, किसी कितने डिस्टेंस पर? R डिस्टेंस पर, और ये पॉइंट है लेट से P। ठीक है। जैसे क्या करते हैं, हमेशा तुमको क्या ख्याल रखना है कि करने का ना, जो स्टार्ट करने का प्रोसीजर है कैसे होता है उस पर समझना आप। जैसे कभी भी कोई भी हम सोर्स चार्ज रखते हैं, कभी भी हम कोई सोर्स चार्ज रखें तो वो तुरंत क्या करता है? तुरंत जनरेट कर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी देर में जनरेट करेगा, ये हम लोग गॉस लॉ में बात करेंगे। ठीक है। तो सोर्स चार्ज रखें तो क्या जनरेट कर देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। और फिर जो टेस्ट चार्ज है वो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करता है? डिटेक्ट करता है। ठीक है। टेस्ट चार्ज डिटेक्ट करता है। सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है और टेस्ट चार्ज डिटेक्ट करता है। जैसे हम यहाँ पे ये क्या रख दिए, ये है हम लोग का कौन? सोर्स चार्ज। और ये क्या है? तो ये है टेस्ट चार्ज। तो हम जैसे ही कोई सोर्स चार्ज रखें तो किसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर दिया होगा, तो टेस्ट चार्ज उसको पता लगाएगा। कैसे पता लगाएगा भाई? फोर्स पहले पता लगाओ। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है K Q0 अपॉन R²। अगर हम फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखे तब तो वो यही आएगा, K Q0 बाई R²। अच्छा, ठीक है। यहाँ तक देखना सुनना। अब भाई ये हम लोग का क्या आ चुका है? फोर्स आ गया। तो ठीक है भाई, जब ये फोर्स के करेस्पॉन्डिंग हम लोग को पता चल गया कि ये है हम लोग का फोर्स, तो अब आगे देखते हैं। देखो, अच्छा इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा भाई? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग की टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी हम लोग को पता है, टेस्ट चार्ज हमेशा हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। तो इस पॉजिटिव की वजह से इस पे रिपल्सन होगा, तो इस पे जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इधर कहीं होगा कि नहीं? ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया जाता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कैसे करते हैं? लिमिट Q0 टेंस टू 0 F वेक्टर अपॉन Q0। देखो ये क्या बता रही है? ये वही बात बता रही है जो हम टेस्ट चार्ज के प्रॉपर्टी तुमको पहले ही समझा दिए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे डिफाइन किया गया क्या कि Q0 की वैल्यू बहुत कम होगी, नेगेटिव नहीं होगी, 0 से बस हल्की सी बड़ी होगी, लेकिन टेंस टू 0 होगी। ठीक है, टेंस टू 0। और कैसे डिफाइन करते हैं? तो F वेक्टर अपॉन Q0। तो भाई देखो ध्यान से, अगर हम इस F वेक्टर में Q0 से डिवाइड कर दें, Q0 से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा? केवल तब ये बच जाएगा KQ अपॉन R² बचेगा कि नहीं? तो ये हम लोग का क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ठीक है। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड निकल गया भाई, लेकिन अभी हम शुरू में क्या बताए थे? इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तब तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो ये हम लोग का किसका फॉर्मूला हो गया? ये हम लोग का हो गया है मैग्नीट्यूड का। तो ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है जो हम लोग कई बार क्वेश्चन में यूज करेंगे। अच्छा, और डायरेक्शन कैसे यूज करेंगे? तो फॉर डायरेक्शन अगर हम लोग बात करें, फॉर डायरेक्शन अगर हम लोग देखें तो क्या याद रखना है कि दो तरीके के डायरेक्शन हो सकते हैं। क्या कि ये दूर होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होगा। सेकेंड, टूवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज,
नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, ठीक है। देखो अगर डायरेक्शन को पता लगाना है तो अवे होगा, अवे किससे, पॉजिटिव चार्ज से, और टुवर्ड्स होगा किसके, नेगेटिव चार्ज के। ये बात समझ में आ रही है। तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज, ये सब बात क्लियर है। अच्छा देखो जैसे अगर हम तुमसे बात करें, कुछ छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं उस पर समझना। जैसे छोटे छोटे एक दो एग्जांपल करते हैं, तुरंत समझ में आ जाना चाहिए चीज। जैसे अगर हम पहले एग्जांपल की बात करें, पहला एग्जांपल कि भाई मान लो हमारे पास 1 कूलम चार्ज है, तो तुमसे पूछा जा रहा है कि 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट P है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P और उसका डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। इधर की तरफ क्या है, इधर की तरफ क्या होता है बताओ, x की y x, ठीक है। तो तुमको बताना है i कैप की माइनस i कैप, ठीक है। चलो 30 सेकंड के वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई कर लो फटाफट। कर लिया ट्राई, देखो सुनो क्या आएगा भाई। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो क्या होता है फॉर्मूला K Q बाई R स्क्वायर। अच्छा डायरेक्शन के साथ ही में देख लो भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे होता है ऐसे दूर की तरफ, तो इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ तो क्या आ जाएगा, प्लस i कैप हुआ कि नहीं। अच्छा तो क्या आएगा भाई इसका आंसर, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू की वैल्यू कितनी 1, आर स्क्वायर तो 3 स्क्वायर करेंगे तो 9, लेकिन सेंटीमीटर तो मीटर में तो 10 टू द पावर -4 हो जाएगा कि नहीं। इसको सॉल्व करेंगे, 9 9 कैंसिल तो कितना जाएगा, 9 4 13, तो 10 टू द पावर 13 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फोर्स अपॉन चार्ज है ना, तो न्यूटन पर कूलम हो गया। ये बात समझ में आ रही है किधर की तरफ, तो ये आई है। यहाँ तक क्लियर है क्या, नोट कर लो इसको। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2 से मान लो कि हमारे पास जो है चार्ज की वैल्यू लेते हैं, लेट्स हमारे पास चार्ज की वैल्यू है -2 कूलम और डिस्टेंस जो है वो अगेन अभी भी 3 सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है कैपिटल P, तो अब तुमको बताना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्शन भी बताना है, ठीक है। चलो करो ट्राई, 30 सेकंड के लिए वीडियो रोक लो, ट्राई कर लो। कर लिए क्या ट्राई, देखना सुनना। फिर सिंपल सी बात भाई, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो डायरेक्ट लगाते हैं। के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू की वैल्यू कितनी 2 अपॉन आर स्क्वायर पे अगर हम फोकस करें तो 3 3 9 और इंटू 10 टू द पावर -4 आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिए हैं। अच्छा डायरेक्शन देखो तो भाई क्या था, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। तो इसका आंसर क्या आएगा, आई कैप की जे कैप प्लस की माइनस, तो प्लस क्योंकि ऊपर की तरफ है, तो प्लस ऑफ जे कैप, ये कैंसिल, तो ऊपर लेके जाएंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 13 जे कैप, और यूनिट वही न्यूटन पर कूलम। क्लियर हो रही है बात। अच्छा वो जो होमवर्क दिया ना उसका भी ख्याल रखना तुम लोग, कि जो वो होमवर्क है वो एनसीईआरटी और एससीबी का हम धीरे धीरे करा के पूरा कराएंगे, और उम्मीद करते हैं जब हम चैप्टर खत्म करेंगे ना तब हम लास्ट में एनसीईआरटी और एससीबी एक साथ पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो होमवर्क करते रहो अच्छे से, ख्याल से सब, ठीक है। चलो बस करो।